एनसीईआरटी 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 पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, जैसे चैप्टर 1 और 2 बस 30 मिनट्स के अंदर स्वाहा कर दिया। आप स्वाहा कर रहे हैं हम ये जो मैं येलो ड्राइंग कर रहा हूं ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे, अभी तुम करोगे। अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ और सिर्फ ये नहीं कि एनसीईआरटी मार्क करी है और एक एक चीज समझेंगे, बल्कि सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बगल में ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यहां पर तुम्हें समझाने वाला हूं। कुछ कुछ चीजें लिख भी ली है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि मेटल्स एंड नॉन मेटल, जब भी हमसे कोई बोले और पूछे बताओ कैसे बताओगे कि क्या एक मेटल है और कैसे बताओगे क्या एक नॉन मेटल है, तो मुझसे बोलना कि भैया बस मुझे ये बताओ कि उस एलिमेंट की क्या है आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उसकी तुम मुझे बता दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और नॉन मेटल की भी। और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम पड़ गई तो बस ये देखना, जो भी लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यानी आउटर शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं क्या, मेटल्स। और जिसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, यानी आउटर शेल में ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 5, 6, 7, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और जिनमें 8 हो जाता है कंप्लीट, वो होता है क्या, नोबल गैस। ठीक है, अभी डिटेल में आगे समझोगे, ये बस एक बेसिक चीज मैंने बताई है। आगे देखो, सबसे पहले हमें देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कैसे पता करते हैं हम कि क्या मेटल है, क्या नहीं, क्या नॉन मेटल है। देखो, कोई भी चीज अपने घर के आसपास देखो, जरा उठाओ और देखो कि क्या वो शाइन कर रही है। तो मेटल जो होते हैं वो प्योर स्टेट में शाइनी होते हैं, और उसकी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटेलिक लस्टर। क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर, उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी को। ठीक है, देन अगली चीज देखो, यहां पर ये सारी बहुत जनरल एक्टिविटी 3.2 हो, 3.3 हो या 3.4 हो, बस यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी है। और ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब तुम्हें पता ही है यार। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, शीट्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, शीट्स में किसी भी मेटल को थिनर शीट्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी को बोलते हैं क्या, मेलिएबिलिटी। फिर डक्टिलिटी क्या होता है, शीट्स में जैसे कन्वर्ट कर रहे थे, अभी वायर्स में कन्वर्ट कर देने की एबिलिटी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, अब एक्टिविटी 3.5 इंपॉर्टेंट है, बट उसके पहले तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये चार्ट, जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है एक्सेप्शन। तो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है, मेटल लिखा है, और बगल में लिखा है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन याद रखना यार, सिर्फ एक्सेप्शन पूछा जाएगा कैसे, ये आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में। एक्टिविटी 3.5 पे जल्दी आओ, क्या दिखाया गया यहां पे, इस तरह से ये यहां पे आग लगाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, बर्नर लगा हुआ है। यहां पर देखो ध्यान से क्या है, ये वैक्स है। ठीक है, यहां पे वैक्स से एक पिन लगाया गया है। तो जब ये मेटल वायर है, यहां पर तुम गर्म करोगे तो ये मेटल वायर गर्म होगी, और मेटल वायर गर्म होगी यानी वैक्स क्या होगी, वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और ये एक बार मेल्ट हो गई तो जो पिन वैक्स में घसी हुई थी, ऐसे लगी हुई थी, ये गिर जाएगी। तो बस वही दिखना है कि नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट, क्या मेटल वायर मेल्ट होती है। ये जो मेटल वायर लगी है क्या ये मेल्ट होती है, जी हाँ, यस। ठीक है, हल्की सी ये मेल्ट होती है, गर्म करते रहोगे बार बार तो, और ये पिन गिर जाएगी जो वैक्स से लगी हुई है। ठीक है, चलो आगे आओ। यहां पर एक्सेप्शंस की बात देखो शुरू हो गई, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी टेबल में बता दी है। एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पर एक्सेप्शन क्या है कि लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, जबकि सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। फिर नीचे आओ, यहां पर बात होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, यानी इसकी भी मैंने तुम्हें यहां पर टेबल में दिखा दी थी हर एक चीज। नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं तुरंत। अब कोई बीकेएल ही होगा, अरे मतलब बीकेएल मतलब होता है कोई बहुत कम सिन लड़का या लड़की होगी यार, जो बहुत नया नया आया है मार्केट में, जिसको नहीं पता है कि पढ़लक्ष्य ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डले हुए हैं, जिसमें ये सारी टेबल्स, ट्रिक्स, हर एक चीज मेंशन है। तो तुम वहीं से देख लो, ये स्क्रीन पे तुम्हारी एक टेबल दिख भी रही होगी। उस ऐप में, पढ़लक्ष्य ऐप में, वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पे तुम्हें फ्री सैंपल पेपर्स, क्विज और हर एक मटेरियल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी बेसिक हमें फोकस कहां करना है, सिर्फ एक्सेप्शन पे। जैसे नॉन मेटल में एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी सिर्फ ऐसा है जो सॉलिड नहीं रहता है, बाकी सब सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है कि
कि मेटल्स का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट एक्सेप्शन सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शन ही एग्जाम में आएगा। तो एक्सेप्शन क्या है कि गैलियम और सीजियम लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। फिर आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी लश्चरस होता है। हमने ऊपर देखा था ना कि मेटल जो होते हैं वो लश्चरस होते हैं, लश्चरस मींस शाइनी होते हैं। बट एक्सेप्शन क्या है कि आयोडीन एक नॉन मेटल है फिर भी लश्चरस है, शाइनी है। फिर कार्बन एक नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, कई सारे फॉर्म्स में होता है, जो तुमने कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा भी है। एलोट्रॉप होता है ना, कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, फिर बकमिनिस्टर फुलरेंट्स हो गया, डायमंड हो गया, ये सारी चीजें। देन एल्कली मेटल्स क्या होता है? एल्कली मेटल्स का मतलब यानी बेसिक मेटल्स। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से भी काटे जा सकते हैं, जैसे उसने तुम्हारा काटा। खैर वापस आते हैं, नो पर्सनल ग्रेजेस, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए? वो टेबल से मैंने अच्छी तरीके से समझाया था, नोट्स में तुम्हें ऐसी काफी सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। चलो एक्टिविटी 3.8 यार हमने ऑलरेडी समझ चुकी है ये चीज। क्यों हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 2 में? MOB क्या मतलब है? अभी देखो एक बार, इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि यहां पर बात हो रही है कि पहले एशेस बनाओ, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके, फिर डिसॉल्व कर दो वाटर में, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें बस इतना जानना है कि क्या एसिडिक होता है, रेड लिटमस का टेस्ट करके क्या एसिडिक होता है और क्या बेसिक होता है। तो MOB से मेरा मतलब था मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक। तो हमें ये पता है कि जब भी तुम मेटल को इस तरह से एशेस बना करके पानी में मिला करके एक घोल बनाओगे, वो क्या होगा सॉल्यूशन? वो हमेशा बेसिक होगा, MOB मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक। उसी तरह उल्टा क्या होता है नॉन मेटल में? NOA नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक, ठीक है, वही यहां लिखा हुआ है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटेलिक बेसिक होते हैं। देख लो, मैंने कहा था यार सिर्फ क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन पे, ये आ गया एक्सेप्शन पे सारा क्वेश्चन। और ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने समझा दिया, मेलिएबल क्या होता है, डक्टिलिटी या डक्टाइल क्या होता है। चलो आगे आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां पे कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि क्या होता है जब मेटल्स को हम एयर में बर्न करते हैं, हवा में जब जलाते हैं, क्या होता है। सबसे पहले ये एक्टिविटी 3.9 इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो क्या किया गया है कि कई सारे सैंपल्स लिए गए, फिर अलग अलग मेटल सैंपल्स, उसको जलाया गया और क्या चेक किया गया कि इजीली बर्न हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम में टाइम लग रहा है, बाकी इजीली बर्न हो गए। क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम टाइम लगा, बाकी इजीली बर्न हो गए। कौन कौन से थे सैंपल्स अपने पास? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो एल्यूमिनियम और कॉपर में टाइम लगा, सोडियम मैग्नीशियम इजीली बर्न हो गए थे। फिर हमने बताना था कि कलर का क्या है, कलर क्या है फ्लेम का। अरे फ्लेम मतलब वो जो आग निकलती है उसका कलर क्या है। तो यहां पर देखो मैंने तुम्हारे लिख लिया, याद कर लो, इसको आ सकता है एग्जाम में। सोडियम का रहेगा येलो, मैग्नीशियम का रहेगा व्हाइट। मैग्नीशियम का व्हाइट हमने देखा था पहले चैप्टर में ही कि डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है। फिर एल्यूमिनियम का सिल्वरी व्हाइट, सिल्वर कलर का एल्यूमिनियम भी होता है, तो समझ जाओ। और कॉपर का ब्लू, कॉपर का ब्लू यार इजी है क्योंकि कॉपर की हर एक चीज ऑलमोस्ट ब्लू होती है, चाहे वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ही क्यों ना हो। ये तुमने देखा था चैप्टर 2 में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी रिवीजन प्लेलिस्ट जो ये हमारी चल रही है, ये प्लेलिस्ट मिस मत करना। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट में दे दूंगा, जाकर हर एक चैप्टर देख लेना, खासकर साइंस का। आर द प्रोडक्ट सॉल्यूबल इन वाटर? लेट्स सी। अब देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है जलाने के बाद वो सॉल्यूबल है या नहीं। देखो जलाने के बाद का क्या मतलब होता है, ये केमिस्ट्री में जलाने को हम ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन से। ये इसका मतलब होता है कि हम कोई भी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने पे क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड क्या डिसॉल्व हो पाएगा, सॉल्यूबल है वाटर में? नहीं, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बर्न कैसे हो रहा है ये देखो कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है, जहां पर उसकी वैलेंसी 2 होती है। अब ब्लैक ऑक्साइड क्या कलर है इसका? इस रिएक्शन में सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका कलर होता है ब्लैक। फिर एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया। अरे सिंपल कॉम्बिनेशन यार, Al और 3O2 का Al2O3। देन अब देखो सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यानी ये सारे थोड़ा सा करते हैं दोगलापन। नशनीर ग्रोवर वाला मीम याद आ गया। देखो हमने देखा था कि MOB कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक एंड NOA नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक। बट कुछ कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, जो दोनों हैं वो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं। कैसे? देखो एग्जाम्पल ये रहा
ये है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। अब ये HCl यानी एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट बना लिया और वाटर, और बेस के साथ जब रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट बना लिया, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। ये रिएक्शन तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे लिखनी पड़ेगी जब तुम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में। सिमिलरली नीचे देखते हैं कि अब आगे क्या है। जिंक की भी ऐसी एक रिएक्शन तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी एग्जाम्पल के लिए। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं मोस्टली, बट जो जो डिसॉल्व होते हैं, मैंने पहले बताया था MOB, जो जो डिसॉल्व हो जाएंगे वो क्या बनाएंगे मेटल ऑक्साइड मिलकर के, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, एल्कली इसी को तो बोलते हैं ना, बेस कोई। तो ये देखो Na2O ये एक ऑक्साइड है, ये भी एक ऑक्साइड है, मिलके बना दिया NaOH जो एक बेस है, KOH जो एक बेस है। आ जाओ नीचे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हम देखने वाले हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं ना, जैसे मान लो कि ये एक जो अंदर ब्लैक कलर का है, ये मान लो हो गया अपना मेटल। तो ये जो बाहर ये कवरिंग है ना, ये इसको अगर मैं रेड कलर से दिखाऊं ऐसे, ये जो बाहर कवरिंग है ये क्या होती है, ये होती है ऑक्साइड लेयर की कवरिंग। मेटल्स के ऊपर ऐसे कवरिंग आ जाती है ऑक्साइड लेयर की, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मेटल्स जो हाई रिएक्टिविटी होते हैं, ये क्या है, हाई रिएक्टिविटी मेटल। कौन से, पोटेशियम सोडियम। लेकिन भैया हम कैसे पता करेंगे कौन से हाई रिएक्टिविटी मेटल होते हैं। देखो देखो देखो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। अरे रिएक्टिविटी सीरीज यार, चैप्टर 1 में इसकी ट्रिक बता दी थी। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हंजी। ये क्या है, हाइड्रोजन को मैं बोल रहा हूं, फिर भी हंजी क्यों मिली। मिली से मरकरी, सिल्वर और AU से ऑडी। ठीक है, अब जो ऊपर वाले होते हैं ये सारे हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ये हो गया नीचे वाले मीडियम वाले, और ये हो गए लेस रिएक्टिव, और जो एकदम नीचे वाले हो गए ये समझ लो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव। समझ गए। अब चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ ऊपर आ जाओ। अब यहां पर हम देखते हैं कि मैं क्या समझा रहा था, ये कि जब हाई वाले रिएक्शन वाले हैं तो उसमें क्या है, मीडियम में क्या है और लो में क्या है। जैसे ये हाई रिएक्शन वाले हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स जैसे पोटेशियम और सोडियम, ये रिएक्ट इतनी जल्दी करते हैं कि ये तुरंत ही आग लग जाती है। ठीक है, अगर इनको ओपन रख दिया जाए। किसके साथ रिएक्ट, सिर्फ एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि इनमें आग लग जाती है। इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है। किसको, पोटेशियम को और सोडियम को। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गए मीडियम वाले कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सब थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बताया ना कि ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है मेटल के बाहर, उसको कौन सी लेयर बोलते हैं, ऑक्साइड लेयर। ठीक है, वो क्या करती है, वो प्रिवेंट करती है इनको कि इतनी जल्दी रिएक्शन ना हो और पोटेशियम और सोडियम जैसा रिएक्शन ना दें। और अगर हम बात करें आयरन फिलिंग्स की, ठीक है, आयरन की, तो ये बहुत जल्दी से जलती है इन फ्लेम, बट कॉपर ऐसा नहीं जलता है। लेकिन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड कॉपर लेयर, कॉपर ऑक्साइड। ऊपर ही हमने डिस्कस किया कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की लेयर होती है। ठीक है, जब बर्न करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो ब्लैक होगा। और जो लो है एकदम लो, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते। अरे यार तुमने देखा नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तुम्हारी मम्मा ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, ज्वेलरी वेलरी पहनती हैं, तो वो सिल्वर गोल्ड के होते हैं, कहाँ रिएक्ट करते हैं, यहां तक कि हाई टेम्परेचर पे भी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। अब अगली चीज देखनी है एनोडाइजिंग क्या होता है। यहां पर देख लो, ये है एनोडाइजिंग कि एक लिया हमने ये बीकर, ठीक है, ये क्या है, एक बीकर, ठीक है। अब इसमें लिया एक अपना एसिड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। फिर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव साइड और कैथोड होता है निगेटिव। ये देखो बना है ना पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड पे हम लेते हैं एल्यूमिनियम को, क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइड पे एल्यूमिनियम को ले लिया, और निगेटिव साइड पे कोई भी मेटल जैसे प्लेटिनम, और रिएक्शन करवा दी। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, जो ऑक्सीजन है ये H2SO4 का, अपने इस लिक्विड का, एसिड का, तो ये ऑक्सीजन इधर चला जाता है सारा, और इस पे एक इस तरह से कवर करके अपने एल्यूमिनियम को बना लेता है एक ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर चढ़ाने के ही काम को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। इससे क्या होता है, कोरोजन प्रिवेंट होता है। ठीक है, आ जाओ आगे। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब तक हमने देखा कि हवा के साथ क्या हो रहा था, अब देखते हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है। जल्दी आओ, देखो इसको बहुत ट्रिक से मैंने समझा रखा है कि वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है। इस एक्टिविटी में सिर्फ इतना पूछेगा कि कौन सी गैस, तो चलो हाइड्रोजन गैस, समझ गए। इतना हो, नीचे बहुत अच्छी ट्रिक है, इधर देखो ध्यान से। रिएक्शन होने के लिए ना दो में से एक चीज चाहिए,
या तो मेटल तुम्हारा रिएक्टिव हो या तो टेम्परेचर ज्यादा हो। तो यानी अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है तो कम टेम्परेचर पे भी काम हो जाएगा, मेटल मीडियम रिएक्टिव है तो थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होगा, मेटल यार बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं है ना तो टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा चाहिए होगा। समझ गए ट्रिक? क्या चाहिए? या तो मेटल एकदम रिएक्टिव हो या तो टेम्परेचर ज्यादा हो। अब आ जाओ इधर, देखो शुरू के मेटल्स जैसे मैंने तुम्हें नीचे बता दिया था कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे ये के और Na, पोटेशियम और सोडियम। अब इनको क्या चाहिए होगा बताओ? जब ये हाईली रिएक्टिव हैं तो ये कम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाएंगे। वही यहां लिखा है कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, वाटर गर्म करने की जरूरत नहीं है, ये कोल्ड वाटर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं और बहुत वायलेंट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये रहा रिएक्शन। अब ये कैसे याद करें? अरे ऊपर लिखा है यार कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ गए? नीचे आओ। अरे मेटल और वाटर मेटल ऑक्साइड हो गया, और मेटल ऑक्साइड और वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, जैसे यहां पर दिख रहा है, देखो ये मेटल है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली, और ये हीट एनर्जी, क्योंकि ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये थे हाई रिएक्टिव। ये भी एक हाई रिएक्टिव मेटल है और इसका एक बहुत स्पेशल केस है, हैशटैग लगा लो, इंपॉर्टेंट है ये सबसे, कैल्शियम वाला। क्या होता है ना इसमें, ये भी देखो मेटल प्लस वाटर रिएक्ट किया, पर हमने क्या देखा था कि मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि मेटल प्लस वाटर जब रिएक्ट कर रहे हैं बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या होता है? रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, कम वायलेंट होता है थोड़ा, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है इन दोनों से। बट यहां पर जो बबल्स बनते हैं हाइड्रोजन गैस के, इस बबल्स स्टिक हो जाते हैं मेटल सरफेस से। यानी जिस भी सॉल्यूशन या बीकर में होगा रिएक्शन, ये बबल्स बनेंगे और उसके ऊपर कैल्शियम इस तरह से ऐसे फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तैरने लग जाएगा बबल्स पे। ये रिएक्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो, मैग्नीशियम के साथ क्या होता है? अब आ गए, देखो ये ऊपर थे तीन, ये कैटरीना ने कार, ये तीन ऊपर के थे, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम हाई रिएक्टिव। ये अपना आ गया मीडियम रिएक्टिव। तो मैंने बताया था मीडियम रिएक्टिव जैसे आएगा हल्का टेम्परेचर चाहिए होगा। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद ओनली हॉट वाटर। समझ गए? हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होगा टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग। फ्लोटिंग कौन कौन से मेटल करते हैं जब रिएक्शन के वक्त? मैग्नीशियम और कैल्शियम, यही दोनों फ्लोट करने लगते हैं सरफेस पे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। चलो, अब आ जाता है लो रिएक्टिव मेटल्स, जो कि है एल्यूमिनियम और आयरन। इसमें टेम्परेचर चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए कि गर्म पानी से भी गर्म, यानी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और स्टीम के साथ भी रिएक्शन इनका होता है। ठीक है, कैसे? देखो, जब मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड और हॉट वाटर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से नहीं होगा क्योंकि एकदम लो है ना यार, तो यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा चाहिए, तो इनको स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे। इसीलिए यहाँ पे वाटर के आगे एल या ए क्यू नहीं लिखा है, ये जी लिखा है, गैस। और गैस के साथ जब रिएक्शन होगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। रुको रुको रुको, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं तुम्हारे साथ कि मेटल है, ये रिएक्ट कर रहा है दो चीज से। ठीक है, दो चीज से। दो चीज क्या है? वाटर अगर अपने लिक्विड फॉर्म में है और वाटर अगर अपने स्टीम फॉर्म में है, यानी गैस फॉर्म में है, तो क्या क्या बनेगा? देखो, गैस फॉर्म में बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और वाटर फॉर्म में बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देख लो, यहां पर गैस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर ऊपर हम स्टीम के साथ नहीं कर रहे थे, गैस फॉर्म में नहीं कर रहे थे, लिक्विड फॉर्म में कर रहे थे। तो देखो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, हर जगह हाइड्रोक्साइड बना है। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। चलो नीचे आ जाओ। मेटल अब एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, यहां पर देखो एक फोटो, यहां पे क्लियरली समझाया गया एक्टिविटी 3.11, और इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज नोट्स में मिल जाएंगी। नाउ एक्सेप्शन क्या है? देखो कि मेटल और डाइल्यूट एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट हाइड्रोजन बनाते हैं, ये हम समझ गए। बट इस बात का एक एक्सेप्शन है यार, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्या एक्सेप्शन है? कि हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। बाकी सारे एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकल रही, सॉल्ट बन रहा है, बट ये कब पॉसिबल नहीं है? नाइट्रिक एसिड HNO3 के केस में। अब लेकिन ये केमिस्ट्री है बाबू मशाय, यहां एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होता है, इस बात का भी एक्सेप्शन है। HNO3 के साथ नहीं होगा रिएक्शन, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक एक्सेप्शन है अपने पास। क्या एक्सेप्शन है? कि दो ऐसे मेटल हैं जो उसके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं।
HNO3 के साथ भी कौन कौन से, मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। ठीक है, ये पूरा का पूरा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। चलो नीचे आओ, यू मस्ट हैव सीन, ये सारे तो अपना अरेंजमेंट है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये आ जाओ इंपॉर्टेंट, एक्वा रेजिया क्या होता है, कोई भी पूछे तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है किस रेशियो में, HCl और HNO3 मिलाओ 3:1 के रेशियो में, तो बनता है एक्वा रेजिया। और ये इतना कॉरोसिव होता है फ्यूमिंग लिक्विड कि ये गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, दूसरे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखो। यहां पर सिंपल होता है यार, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, डिकम्पोजिशन आई मीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जल्दी आओ समझा देता हूं फिर से रिएक्टिविटी सीरीज कि जो ऊपर वाले होते हैं ये नीचे वाले को, जैसे ये जो नीचे है जिंक, तो पोटेशियम जिंक के सॉल्यूशन से, पोटेशियम जिंक के सॉल्यूशन से जिंक को लात मार देगा और अपनी जगह ले लेगा। बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट में ही होता है, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं बट नीचे वाले नहीं कर सकते। समझ गए ना। देखो यहाँ पे अगर हम कोई एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने ये ले लेता हूँ, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट, ये होता है ब्लू कलर, ये होता है ग्रीन कलर, याद रखना। इसकी रिएक्शन देखा जाए तो क्या है, आयरन मेटल लिया, वेट, आयरन मेटल प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, ब्लू कलर है। ठीक, ये रिएक्शन अब क्या बताओ होगी कि नहीं, कोई तुमसे पूछे तो बस रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, Fe आ गया, फिर भी हंजी क्यों मिली सिल्वर, क्यों क्यों Cu आ गया, तो Cu नीचे है आयरन से, यानी ये डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, अरे FeSO4 प्लस Cu, और FeSO4 क्या है, ग्रीन कलर। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे डिस्प्लेस करेगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ नीचे आ जाओ, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। नाउ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये देखना है हमें। जल्दी आ जाओ इधर, ये है एक टेबल जो मैं शुरू में समझा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो लेस देन 4 अगर आउटर शेल में होता है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो अगर ये लेस देन 4 है, जैसे 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, तो ये क्या है, मेटल है। फिर अगर 4 से ज्यादा है, 5 6 7 5 6 7, तो ये क्या है, नॉन मेटल है। और अगर 8 8 है तो बताया था ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, ये तीनों नोबल गैसेस है। चलो ये आता है बनाने को, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरह का डायग्राम बनाने को आएगा कि बताओ कैसे हुआ ये डायग्राम, कैसे बना, कैसे हुआ ये रिएक्शन। क्या है यार, रिएक्शन नहीं है, ये एक्चुअली फॉर्मेशन है किसका, आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें 2 आयन हो, एक कैटायन एक एनायन। कैटायन होता है पॉजिटिव, एनायन होता है निगेटिव। ठीक है, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे Na है 281, मैंने बताया था आखिरी में 1, तो ये क्या है, एक मेटल है। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या किया, अपना कैटायन बनाया, ये जो लिखा है ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, Na प्लस बनाया और प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये लूज हो गया, तो बन गया 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन लूज। और ये आखिरी में 7 है, 4 से ज्यादा, तो ये क्या है, नॉन मेटल। और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जो इसने लूज किया वही इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया और बन गया क्लोराइड आयन 288 Cl माइनस। और ये दोनों आपस में कोलैब कर गए, Na प्लस और Cl माइनस, और इस तरह से बना NaCl। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, Na का एक डॉट, क्योंकि आउटर सेल में एक ही था और इसके आउटर सेल में 7 थे, तो इस तरह से क्रॉस लगा दिया और ये दिखा दिया एरो कि ये इधर आ गया, बन गया NaCl। समझ गए, इस तरह से फॉर्मेशन दिखानी है और भी चीजों की। तो ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यहाँ पे 2 होता है, 2 इस तरह से दिखा दिया। यहाँ पर 2 क्यों दिखाया है, क्योंकि क्लोराइड के 2 चाहिए होते हैं, 2 आयन चाहिए होते हैं, एक ये और एक ए, तभी तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अरे यार ऐसे लिखते हो ना MgCl2, तो यानी कि 2 चाहिए। समझ गए, इसी तरीके से और एक एग्जांपल तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नीचे आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन होगा कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज है और क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो अधिकतर आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या जो फिजिकल स्टेट है होगा इन सॉल्ट्स का, पोटेशियम आयोडाइड का, बेरियम क्लोराइड का, ये सब का, तो ये हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, सॉलिड टाइप हार्ड होते हैं। और
क्या ये डिसॉल्व होते हैं वाटर, पेट्रोल, केरोसिन में? तो अभी तुम ये जब टॉपिक पढ़ लोगे ना तो इसका आंसर दे पाओगे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का। तो ये पहले ही पूछ लिया है, तो याद रखना कि ये सिर्फ वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। कैसे? और नीचे समझाता हूं, जल्दी आओ, नीचे आ जाओ, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लो। क्या आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं? ऊपर वही एक्टिविटी में पूछा गया है। जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। वही बताया ना कि वाटर में सॉल्यूबल होगा, बाकी में इनसॉल्यूबल, चाहे वो केरोसिन हो, पेट्रोल हो या कुछ और हो। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो हाँ कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? इसका लॉजिक मैंने तुम्हें पहली और दूसरी वीडियो में ही समझा दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी कोई कंपाउंड नहीं कंडक्ट करता, आयंस कंडक्ट करता है। और आयनिक कंपाउंड में मैंने बताया आयन से बना हुआ है, इसलिए वो एक्वस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। नीचे आ जाओ, ये रहे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, अब अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड अट्रैक्शन तो उससे था तुम्हारा, बट अब कुछ नहीं है। खैर, एक्सट्रैक्शन पे आ जाओ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को समझने से पहले समझो ये कि ये जो आउटर वाला बॉक्स है जो ब्लू कलर का है, ये क्या है? ये क्या है? ये है पूरा का पूरा मिनरल्स। कि मान लो इतने ढेर सारे ये पूरे बॉक्स में रखे हुए ढेर सारे मिनरल्स, तो इस पूरे बॉक्स में जब ढेर सारे मिनरल्स रखे हैं तो इस बॉक्स में, इन्हीं मिनरल्स में सिर्फ कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे? ओर्स। तो ये कौन से मिनरल्स होते हैं? ये ऐसे होते हैं मिनरल्स जिनमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर पाए, मेटल्स, जिनमें से हम मेटल्स निकाल पाए। जैसे इस वाले में छोटा सा येलो मेटल है। कैसे निकालते हैं ये आओ नीचे देखते हैं। सबसे पहले हर एक चीज देखो बिल्कुल डिटेल में कि एक्सट्रैक्शन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है? रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। जैसे जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये सारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि नेटिव स्टेट में। गोल्ड, कॉपर नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ये एमसीक्यू में आता है कि कौन से पाए जाते हैं नेटिव स्टेट में? तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो इनमें से कॉपर और सिल्वर ये अपने पाए जाते हैं कौन से स्टेट में? फ्री स्टेट में तो मिलते ही हैं, बट कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में। अरे CuO2 लिखते हो ना, तो वो क्या है? ऑक्साइड फॉर्म है, ठीक है, उस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सिर्फ दो ही बचा, गोल्ड और कौन सा? अपना प्लैटिनम। ये ही दो ऐसे हैं जो प्योरली सिर्फ और सिर्फ नेटिव फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, किसी के साथ नहीं। लेकिन कॉपर और सिल्वर सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाते हैं। फिर आ जाओ नीचे, जैसे जो टॉप पे होते हैं, ये तो था लेस रिएक्टिव वाले, जो टॉप पे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, जैसे KNaCl, ये सब इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये फ्री पा ही नहीं सकते। मैं बताया था ऊपर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो फ्री कैसे मिलेंगे? ये कहीं ना कहीं कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं। और जो रिएक्टिविटी सीरीज के थोड़ा सा नीचे होते हैं, जैसे ZnFePb, यानी ZnFePb का मतलब क्या है नहीं पता ना, जिंक, आयरन और लेड, ये सारे मॉडरेट एक्टिव होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में यानी ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। और अगर कोई तुमसे पूछे क्यों बार बार ऑक्साइड के फॉर्म में इतने सारे मेटल क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ। बहुत ज्यादा मात्रा में अर्थ में प्रेजेंट है और बहुत अबंडेंट है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। आ जाओ, अब इससे हम सब कुछ समझेंगे। इससे ये है और, मैंने ऊपर समझा दिया और क्या होता है। ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम क्या मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको बोलते हैं ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है? पहले 3 कैटेगरी ले लो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। नंबर 1 क्या है? हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे करते हैं एक्सट्रैक्ट? इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और ये बन जाता है प्योर मेटल। फिर लो रिएक्टिव को क्या करते हैं? ये सल्फाइड ओर में अगर मिल रहा है तो रोस्टिंग कर देते हैं, कार्बोनाइड ओर में मिल रहा है तो क्या होता है? यहाँ कैल्सिनेशन। बट अक्सर मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी मिलते हैं या तो फ्री या तो सल्फाइड ओर में, और सल्फाइड ओर में अगर मिला तो होगी रोस्टिंग और बन जाएगा ये फाइनल मेटल। बट अभी मैंने जो कैल्सिनेशन डिस्कस किया वो देखते हैं कि जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं ना, ये 2 फॉर्म में आते हैं। एक हो गया अपना एक फॉर्म कार्बोनेट ओर में अगर मिलेंगे तो कैल्सिनेशन की जाएगी, सल्फाइड ओर में मिलेंगे तो रोस्टिंग की जाएगी। और अगर ये सब तुम्हें बिल्कुल रटना वाले लग रहा है तो चिंता मत करो, नीचे भी हम समझेंगे, ये बस एक फ्लो चार्ट है। फिर उसके बाद 3 स्टेप सिंपल, ऑक्साइड बन गया मेटल का, उसको रिड्यूस कर दो एक मेटल से, फिर प्योरिफिकेशन कर दो। चलो 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 नीचे देखते हैं यार, बिल्कुल आराम से, क्यों परेशान हो? एकदम परेशान नहीं होना यार, इतनी चीजें जब टेक्स्ट से समझ ली तो ये तो और ईजी है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो,
इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब लो वाले की बात करते हैं। सबसे पहले बताया जो एकदम ही लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, प्लैटिनम और गोल्ड, वो तो पाए जाते हैं प्योर स्टेट में। बट अगर हम बात करते हैं मरकरी की और कॉपर की, तो सिंपल हीटिंग से पाए जाते हैं, सिंपल हीटिंग से और रिडक्शन से। दो प्रोसेस, नंबर 1 हीटिंग, नंबर 2 रिडक्शन। जैसे ये हीटिंग करी जा रही है, मैं बताया था ना केमिस्ट्री में जब भी ऐसे ऑक्सीजन लिखा हो तो समझ जाना वो हीटिंग हो रही है। तो ये है मरकरी का ओर, HGS, यानी किन्ना बार है मरकरी का ओर, ठीक है। ये अब इसको कैसे कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट, ऑक्सीजन में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दे रहे हैं, और ये बन जाता है HgO यानी मेटल ऑक्साइड, और ये गैस निकल जाती है। ये क्या है, गैस निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये मिल गया अपने को मेटल ऑक्साइड। अब ये तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिल गया, इसको यही होता है सेकंड स्टेप। पहले हीटिंग कर दी, फिर सेकंड स्टेप क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करते हैं अपना आगे देखते हैं हम इस पे। देखो, द मेटल ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। रिडक्शन कैसे करते हैं, जल्दी आओ इधर आओ। ये रहा HgO, इसको फर्दर जब हीटिंग करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा हीट में और बन जाएगा हाइड्रोजन L के फॉर्म में। क्यों लिखा है, क्योंकि ये मोल्टन फॉर्म में मिलेगा और ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली कॉपर को भी पहले ये सल्फाइड के साथ मिला अपने ओर में, ठीक है, फिर इसको ऑक्सीजन में बर्न किया गया, Cu2O + 2SO2, ये गैस है निकल गई। फिर बचा ये Cu2O, इसको किसके साथ करेंगे, इसको Cu2O Cu2S आपस में फिर से हीट करेंगे, ठीक है। जो पुरानी स्टेट थी और ये नई स्टेट, फिर से सबको हीट किया गया तो बन गया Cu और SO2। तो सिंपली कोई पूछे लो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे करते हैं तो बता देना सिंपल हीटिंग से करते हैं, और एग्जांपल के लिए या तो एक ये देना या तो एक कोई भी एक एग्जांपल लिखना होगा। फिर मेटल्स इन मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मैंने बताया था मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में दो तरह से पाए जाते हैं, एक या तो सल्फाइड में पाए जाएंगे या तो कार्बोनेट में, और इन दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। देखो, एक प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है लिखने को। एक है रोस्टिंग और एक है कैल्सिनेशन। ये होता है सल्फाइड ओर्स के लिए, ये होता है कार्बोनेट ओर्स के लिए। इसको हम हीटिंग देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग में, बट कैल्सिनेशन में रोस्टिंग करते हैं विथआउट ऑक्सीजन। और ये रोस्टिंग में हम बेलो द बॉइलिंग पॉइंट तक बेलो तक, मान लो BP इस लिमिट पे है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके बेलो उसके नीचे तक हम हीट करते हैं, और यहां पर मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक हम हीट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, नीचे आ जाओ समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल है रोस्टिंग का, कहाँ बताया था, सल्फाइड फॉर्म में। ये सल्फाइड फॉर्म ही तो है ना, अबे यार S लगा हुआ है ZnS, तो ये जिंक सल्फाइड है सल्फाइड फॉर्म में। तो यहाँ पर O2, यानी मैंने बताया ना सल्फाइड फॉर्म में रोस्टिंग में होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन है ये 3O2, हीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए तो बन गया ZnO और SO2, गैस निकल गई, ठीक है, ये गैस निकल गई। फिर कैल्सिनेशन, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, हीटिंग तो हो रही है बट ऑक्सीजन के एब्सेंस में बन गया ZnO और CO2। तो पहले स्टेप से ये जो मैंने देखा था ना यहाँ पे, जल्दी आओ, हमने चार्ट में क्या देखा था कि ये वाले स्टेप से कैल्सिनेशन से और रिडक्शन से, रोस्टिंग से क्या बनता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। मिल भी गया हमें ऑक्साइड वहां पे CO। अब अगला स्टेप क्या है, रिडक्शन टू मेटल। ये कैसे होगा देखो, अब अगला स्टेप क्या है, रिडक्शन टू मेटल। इसको रिडक्शन कैसे करते हैं, कोई भी पहला देखो, ये है पहला तरीका कि रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे कार्बन, तो ये ZnO बना था अपना फाइनल, ZnO लिया, कार्बन लिया, क्या होगा कि Zn और कार्बन में जब रिएक्शन होगा तो Zn इधर और CO गैस इधर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इधर बन जाएगी। क्यों, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नंबर 2, या तो हम कार्बन से कर लेंगे या तो कोई ऐसे मेटल से जो हाई रिएक्टिव है। आ गया रिएक्टिविटी सीरीज का खेल, जो हाई रिएक्टिव है जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। अरे तुम खुद इमेजिन करो, ZnO रखा है, साथ में तुमने कोई हाई रिएक्टिव मेटल रख दिया जैसे कि सोडियम, तो क्या होगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा ना, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा NaO, और इधर क्या बन जाएगा प्लस Zn, अपना आ गया नेचुरल स्टेट में, ठीक है, Na2O। चलो आ जाओ, अगला रिएक्शन एग्जांपल के लिए ये है मैंगनीज ऑक्साइड, ये मैंगनीज ऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम के साथ किया तो ये बन गया। बट ये कोई कॉमन रिएक्शन नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों, देखो यहाँ पे पढ़ो, एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस लोअर एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, यहाँ पे हो गया एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो बन गया फिर से मोल्टन फॉर्म में, आ गया अपना मेटल। लेकिन अब देखो कि नीचे वाली जो रिएक्शन है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट ये वाली रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, क्योंकि ये थर्मिट प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये क्या है, थर्माइट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन में हमें एक मोल्टन मेटल मिलता है जिसका हम यूज करते हैं ट्रैक्स ज्वाइन करने के लिए। कभी देखा हो ना वेल्डिंग करते हुए, दो लोहे के जोड़ते हैं, तो वो जिस मेटल से जोड़ते हैं ना उसको, वो एक मोल्टन मेटल होता है। कैसे बनता है ये देखो,
ये रहा आयरन ऑक्साइड Fe2O3, फिर उसको एल्यूमिनियम के साथ किया, ठीक है, रिएक्शन, तो ये बन गया FeL लिक्विड फॉर्म यानी कि मोल्टन फॉर्म। जैसे यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था मैंगनीज, लिक्विड फॉर्म में बन गया मोल्टन फॉर्म में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट। इसी मोल्टन फॉर्म के आयरन का यूज करते हैं टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। नाउ मेटल टुवर्ड्स टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो ऊपर होते हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज के, उनका सिंपल है यार, उनका सिंपल है। उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर ऊपर होता है, कैसे करते हैं देखो, ये टैंक है, ये कैथोड लग गया, कैथोड मतलब कि निगेटिव, ठीक है, एनोड मतलब कि पॉजिटिव। ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। याद रखना कि जो मेटल है, जैसे कॉपर है यहाँ पे, तो उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसी से रिलेटेड, उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो ये बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। होगा क्या कि ये निगेटिव है ना, कॉपर सल्फेट में बताओ कौन कौन से दो आयन है, Cu2+ हो गया और SO4 2-। तो प्लस वाला तो माइनस की तरफ आएगा, कैथोड की तरफ। ये देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे Cu2+ किधर आ रहा है, कैथोड की तरफ, और SO4 चला जाता है एनोड की तरफ। तो बन गया इधर अपना कॉपर फाइनल, यहाँ पर आ जाता है फाइनल लेयर, जो कॉपर, प्योर कॉपर यहाँ पे सारा जमा होता है, और ये इम्प्योरिटीज यहाँ पे आ जाती है। तो ये डायग्राम याद रखना, डायग्राम लगा करके, बना करके, ये पूरा एक्सप्लेन करके आंसर तुम्हें लिखना होगा। चलो अब नीचे स्टेप तक आ चुके हैं, सब कुछ हो गया, हम फाइनल रिफाइनिंग पे आते हैं। रिफाइनिंग क्या है, देखो, जब पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस से आ गया, वो बहुत प्योर नहीं होता, इसको और रिफाइन किया जाता है। कैसे, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, ठीक है। चलो अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, क्विज दे देना MCQs के लिए, और सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना। तीनों चीज अपने फ्री ऐप पढ़ लक्ष्य पे मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट फॉलो करना, सब में शेयर करना, नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली वीडियो मिस ना हो। क्या अब